हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं पूजा कुमारी, दीपू लर्न एकेडमी मेरा चैनल है। इसमें हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव आधारित शिक्षण। ठीक है, समझेंगे आसान भाषा में और बच्चों की आधारित अभिनव और गतिविधि आधारित सीखना बने आसान और रोचक। तो ये जेटेड सिलेबस के आधार पर काफ़ी उपयोगी होगी और ये हमारे सिलेबस में मेंशन भी है। इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, कुछ थ्योरी को देखेंगे और इस प्रकार से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा एवं नवाचार आधारित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षा है तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षण का केंद्र बच्चा होता है। ठीक है, जो शिक्षा होता है वो केंद्र उसका बच्चा ही होता है। इसमें प्रत्येक बच्चे की रुचि, क्षमता, आवश्यकता, उसका अनुभव तथा सीखने की गति को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षक मार्गदर्शक यानी फैसिलिटेटर, सुविधा सुगमकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है और विद्यार्थी सक्रिय रूप से क्या करते हैं, सीखते हैं। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या होती है, तो विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता पर आधारित शिक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, फिर अनुभव होता है। ठीक है, अनुभव होता है, इस पर आधारित अधिगम होता है। प्रश्न पूछते हैं बच्चे, फिर जवाब देते हैं टीचर, फिर जो क्वेश्चन सर पूछते हैं तो फिर बच्चे जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से आपस में सवाल जवाब का सिलसिला चलता है। बच्चे एक्टिव रहते हैं, बच्चे सीखते हैं और खोजते हैं, सोचते हैं। इस प्रकार से दोनों का एक्टिविटी बना रहता है। सहयोगात्मक एवं सहभागितापूर्ण सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे का मदद करके सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछ के सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे का सवाल जवाब करके सीखते हैं। तो इस प्रकार से सहयोगात्मक एवं सहभागितापूर्ण सीखता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसका सम्मान करते हैं। तो जो प्रत्येक व्यक्ति का कोई जल्दी सीखने वाले होते हैं, कोई थोड़ा स्लो में सीखते हैं, तो कोई बहुत ही फास्ट सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सम्मान करते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें लाभ क्या होता है। सीखने में रुचि और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो सीखने में क्या होता है, रुचि, इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस का कोई भेदभाव नहीं रहता है, सम्मानहीन नहीं रहता है। तो क्या होता है, इसमें बच्चे का सीखने में रुचि बढ़ता है। ठीक है, किसी को ये नहीं लगता कि हम बहुत ही ज़्यादा हैं और हम बहुत कम है। तो इस प्रकार से कोई भावना नहीं पनपती है, जिसके चलते उन्हें सीखने में रुचि और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, रचनात्मकता या आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। तो इसमें रचनात्मक और जो आलोचनात्मक थिंकिंग है, इसमें क्या होता है, विकास होता है। समस्या समाधान, जो समस्या होती है उसका समाधान करने का भी और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। सीखना अधिक अस्थायी और अर्थपूर्ण बनता है। तो इसमें सीखना क्या होता है, बहुत ही अच्छा से समझ में आधारित होता है और वो अस्थायी और क्या होता है, अर्थपूर्ण बनता है। ठीक है, मीनिंगफुल। नवाचार आधारित शिक्षण। इनोवेशन इनोवेशन बेस्ड टीचिंग। इनोवेशन बेस्ड टीचिंग। नवाचार आधारित शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें नई तकनीकों, आधुनिक शिक्षण विधियों और रचनात्मक गतिविधियों का उपयोग करके क्या करते हैं, शिक्षण का प्रभावी, रोचक और जीवनोपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, मुख्य विशेषता इसमें क्या क्या है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग करके। तो हम लोग का एक सिलेबस में कि आईसीटी क्या है, आईसीटी के बारे में, पेडागोजी में बताइए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आईसीटी का उपयोग होता है, परियोजना आधारित अधिगम होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है। इसमें खेल खेल के द्वारा बच्चे अनुभव के द्वारा सीखते हैं। स्मार्ट कक्षाएं होती है, डिजिटल सामग्री होते हैं, ई लर्निंग, जैसे हम लोग मोबाइल के द्वारा पढ़ लेते हैं या वीडियो से देख के पढ़ लेते हैं। ई लर्निंग बुक होते हैं। ठीक है, डिजिटली बुक होते हैं, केवल सुन के भी इसको पढ़ाया जा सकता है। स्थानीय संसाधनों और स्थायी जीवन की समस्या से जुड़ा शिक्षण होता है। और ये लाभ क्या क्या होते हैं इसका, आईसीटी का, तो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, तो जो विद्यार्थियों की एक्टिव फुल है वो क्या होती है, भागीदारी बढ़ती है। सीखना आनंददायक, जो सीखते हैं ना बच्चे, काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास से यानी आनंददायक और व्यवहारिक बनता है। ठीक है, डिजिटल एवं 21वीं सदी के कौशलों का विकास होता है। इसमें क्या होता है, 21वीं जो कौशल है यानी डिजिटली का विकास होता है और इसमें नवाचार, सहयोग और आत्मनिर्भरता का बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष में देखेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा और नवाचार आधारित शिक्षण मिलकर विद्यार्थियों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन कौशल, रचनात्मक, आत्मविश्वास और समस्या समाधान की क्षमता भी प्रदान करता है। ठीक है, और ये एनईपी 2020 भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करती है। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस
इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका पूरे यानी सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो व्हाट इज द फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो इसमें क्या होता है? शिक्षा थी, बच्चा, लर्नर चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक किसे माना जाता है? तो हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे माना जाता है? जॉन डीवी को, हाँ, जॉन डीवी को, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, अभिनव शिक्षण पद्धति यानी इनोवेटिव पेडागोजी में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इनोवेटिव पेडागोजी में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक या सुविधा प्रदाता की, एज ए फैसिलेटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किस शिक्षा प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है? यानी बाल केंद्रित, सॉरी, क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे करके सीखे, बच्चे बोल के सीखे, बच्चे पढ़ के सीखे, बच्चे लिख के सीखे, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन, असेसमेंट का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ असेसमेंट इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम? तो क्या होना चाहिए इसमें? तो ये सतत एवं व्यापक होना चाहिए, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव, सतत एवं व्यापक यानी कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूशन, ठीक है, एवल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे, शिक्षा में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ क्या है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ क्या है? तो व्हाट डज कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन मीन? तो शिक्षक द्वारा ज्ञान को सीधे छात्रों के दिमाग में डालना, छात्र अपने अनुभव और सक्रिय भागीदारी से ज्ञान का निर्माण करते हैं, या फिर केवल पुरानी पुस्तकों को पढ़ना, नई तकनीक का उपयोग न करना? तो देखिए इसमें ये सारी बातें गलत होगी, वो भी बात गलत है, लेकिन ये वाली बात सही है। छात्र अपने अनुभव और सक्रिय भागीदारी से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो देखिए जो व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान है, रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल करिकुलम, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक समान शिक्षण विधि और गति, यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड एंड पेस। तो क्या होना चाहिए? एक समान शिक्षण विधि और गति, यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड एंड पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का, समूह शिक्षण ग्रुप टेक्निक टीचिंग के क्या लाभ है? तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप टीचिंग? तो छात्र में सहयोग की भावना का विकास, या फिर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, केवल होशियार छात्रों का आगे आना, या शिक्षक का कार्यभार कम होना, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना का खत्म होना? तो क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा आंसर छात्रों में सहयोग की भावना का विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 किस दृष्टिकोण का समर्थन करती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सपोर्ट विच अप्रोच? तो बाल केंद्रित शिक्षा का, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या करता है? समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 11, खेल विधि प्ले वे मेथड के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? फ्रोबेल थे ना, फ्रोबेल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति, मॉन्टेसरी मेथड किस पर बल देती है? तो व्हाट डज द मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड एम्फेसिस? तो रटकर सीखने पर, केवल व्याकरण पढ़ने पर, इंद्रियों के प्रशिक्षण और व्यवहारिक कार्य पर? तो इंद्रियों के प्रशिक्षण और व्यवहारिक कार्य पर, सेंसरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, सेंसरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो वो हाउ शुड द करिकुलम बी इन ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो बच्चों की रुचि और क्षमता और स्तर के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड उसके लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि इसका जवाब बी वाला सही है, सहयोगात्मक अधिक्रम कोलैबोरेटिव लर्निंग में छात्र कैसे सीखते हैं? तो हाउ डू स्टूडेंट्स लर्न इन कोलैबोरेटिव लर्निंग? तो कैसे करके सीखता है? जब बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट करता है, कोलैबोरेटिव करता है, तो वो कैसे सीखता है? समूह में एक दूसरे के साथ मिलकर सीखता है, ठीक है। टुगेदर इन ए ग्रुप, टुगेदर इन ए ग्रुप, टुगेदर इन ए ग्रुप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड के प्रवक्ता कौन है? हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड? तो किलपैट्रिक, विलियम फ्रोबेल, या फिर स्किनर पियाजे? तो किलपैट्रिक है, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि वाला तो किलपैट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे, विविध शिक्षण
अनुभव। डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस का अर्थ क्या अर्थ है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस? तो सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाना, तो ये वाली बात एकदम गलत है। विभिन्न शिक्षण विधियों और सामग्री का उपयोग करना, यूजिंग वेरियस टीचिंग मेथड एंड मटेरियल्स, तो ये वाली बात सही है। ठीक है, अलग अलग विधि अपनाएंगे तो सभी बच्चे समान भाव से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक अभिनव शिक्षक इनोवेटिव टीचर कक्षा में क्या अपनाता है? तो व्हाट डज एन इनोवेटिव टीचर अडॉप्ट इन द क्लासरूम? तो दंड आधारित शिक्षा, तो ये कभी नहीं होगा। प्रश्न पूछेंगे स्वतंत्रता और चर्चा, फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कशन, तो ये वाली बात एकदम से सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का देखेंगे, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा का एक ही हिस्सा है, इसका क्या अर्थ है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, व्हाट डज इट मीन? तो क्या होना चाहिए इसमें? तो इसमें होना चाहिए सभी बच्चों को उनकी योग्यता की परवाह किए बिना एक साथ पढ़ाना, एजुकेशन एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें होता है कि पाठ्यक्रम शिक्षक कौशल को विकसित करने के लिए टू डेवलप टीचिंग स्किल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक कॉम्प्रहेंसिव का क्या अर्थ है? तो कॉम्प्रहेंसिव का क्या अर्थ है? तो व्हाट डज कॉम्प्रहेंसिव मीन इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन? तो सीसीई का क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब हो गया आपका शैक्षणिक को स्कोलिस्टिक और व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन, एवल्यूशन ऑफ को स्कोलिस्टिक एंड पर्सनल क्वालिटीज। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, गतिविधि आधारित शिक्षण एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एबीएल का मुख्य लाभ क्या है? तो व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? तो इसमें क्या होता है, छात्र बोर नहीं होते और सक्रिय रहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डू नॉट गेट बोर्ड एंड रिमेन एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की अभिप्रेरणा मोटिवेशन कैसे होनी चाहिए? तो हाउ शुड द मोटिवेशन टू लर्न बी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो हाउ शुड द मोटिवेशन टू लर्न बी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो कैसा होना चाहिए? तो उसको मोटिवेशन जो मिलना चाहिए ना, बाहर से नहीं, उसका अंदर से आएगा तभी वो बच्चे पढ़ पाएगा। तो आंतरिक जिज्ञासा, ठीक है, अंदर से बोले ना, आंतरिक जिज्ञासा आधारित इंटरनल एंड क्यूरियोसिटी बेस्ड। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 23 का, रटने यानी रोट लर्निंग की पद्धति की जगह किस पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है? तो रोट कर रटन विद्या चलती नहीं, ऐसा कहते हैं ना, यानी रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, ये हमारा एनईपी में भी कहा जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन, अन्वेषण विधि में ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक है कौन है? तो हु इज द फादर ऑफ द ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी मेथड? आर्मस्ट्रांग, सुकरात या फिर पाउलो या फिर थॉर्नडाइक? तो आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, आर्मस्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 25 में, कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी का सबसे अच्छा संकेत क्या है? व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम? तो कक्षा में क्या होना चाहिए? सभी छात्रों द्वारा नोट्स बनाना, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, तो ये वाली बात होना चाहिए। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 का, मस्तिष्क उद्वेलन ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, यानी रचनात्मक सोच। तो क्या क्या सोच आती है इन सारी चीजों के बारे में, उसके विचार में, उसके दिमाग में सोच आती है, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जनरेटिंग क्रिएटिंग थिंकिंग एंड न्यू आइडियाज। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27 का, तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? तो व्हाट इज द फ्लिप्ड क्लासरूम? जहाँ छात्र क्या होते हैं, घर पर सीखते हैं और कक्षा में गृह कार्य करते हैं। जहाँ क्या करते हैं, छात्र घर पर सीखते हैं और कक्षा में गृह कार्य करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का, बहुविषयक उपागम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या मतलब है? तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच? तो इसमें क्या होना चाहिए? विभिन्न विषयों के ज्ञान को जोड़कर पढ़ाना, कनेक्टिंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये वाली बात सही होना चाहिए। सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट का क्या मतलब है, क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पीयर असेसमेंट? छात्र में आलोचनात्मक सोच और सहयोग बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के विकास को कैसे देखा जाता है? हाउ इज चाइल्ड डेवलपमेंट व्यूड इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो कैसा होता है? केवल मिट्टी के एक सक्रिय निर्माता के रूप में, एक सक्रिय निर्माता के रूप में, एज एन एक्टिव बिल्डर। ठीक है,
आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, अनुभव जनित अधिगम। अनुभव जनित अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पर जोर देता है? तो व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फेसिस? तो अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर देता है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 32, पाठ्यक्रम करिकुलम विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन करिकुलम डेवलपमेंट? तो क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए बच्चे की आवश्यकता व समाज की मांग, चाइल्ड्स नीड्स एंड सोसाइटल डिमांड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग? तो इसमें क्या होना चाहिए? छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कक्षा में लचीली बैठने की व्यवस्था फ्लेक्सिबल सीटिंग क्यों आवश्यक है? तो वाई इज फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स नेसेसरी इन द क्लासरूम? तो क्या होना चाहिए इसमें? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए टू फैसिलिटेट वेरियस एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेशन। हाँ। क्वेश्चन नंबर 35, मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बहुबुद्धि सिद्धांत के कौन है? तो ये हावर्ड गार्डनर है ना, हावर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो ये शिक्षक केंद्रित में छात्र बोलते हैं, बाल केंद्रित में शिक्षक बोलते हैं। ये वाली बात तो गलत हो जाएगा ना। ये वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें होना चाहिए शिक्षक केंद्रित ज्ञान पर केंद्रित है, बाल केंद्रित अधिगमकर्ता पर केंद्रित है। आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है। शिक्षक केंद्रित ज्ञान पर केंद्रित है। ठीक है। और जो बाल केंद्रित है वो अधिगमकर्ता पर केंद्रित है, जो सीखने वाला है उस पर केंद्रित है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का, पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो व्हाट इज पोर्टफोलियो यूज्ड फॉर? किस लिए किया जाता है? तो इसमें छात्र के काम और प्रगति का संग्रह करने के लिए, कलेक्टिंग स्टूडेंट्स वर्क एंड प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 38 का, खुली पुस्तक परीक्षा ओपन बुक एग्जामिनेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ अन ओपन बुक एग्जामिनेशन? तो इसमें क्या होता है? यह समझ और आलोचनात्मक सोच का परीक्षण करती है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स अभिनव शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? वाई आर ऑडियो विजुअल एड्स इंपॉर्टेंट इन इनोवेटिव टीचिंग? ये इसमें क्या होता है? इस सीखने की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है। दे मेक द लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 40, समस्या समाधान विधि में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के चरण क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? तो इसमें क्या होता है? समस्या की पहचान, परिकल्पना होता है, परीक्षण और निष्कर्षण होता है। ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग एंड कंक्लूजन होता है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या होता है? व्हाट डज इंडिविजुअल डिफरेंस मीन अंडर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो क्या होता है इसमें? हर बच्चा सीखने की गति, रुचि और क्षमता में अद्वितीय होता है और एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन देयर लर्निंग पैस, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी होता है। ठीक है। आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? तो व्हेन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट डन? तो कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है। असमेटिव असेसमेंट कब होता है? योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो पढ़ा लेने के बाद साल के अंत में होता है ना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव असेसमेंट? तो कब होता है? उपलब्धि, इसमें क्या होगा? उपलब्धि का ग्रेड या अंक देना, टू ग्रेड और स्कोर अचीवमेंट, टू ग्रेड और स्कोर अचीवमेंट। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 44 का, बाल अधिकार चाइल्ड राइट्स के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन क्या सुनिश्चित करता है? व्हाट डज द राइट टू एजुकेशन एंड
चाइल्ड राइट्स एंश्योर, तो क्या सूचित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, तो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 45 का एक अभिनव शिक्षण पद्धति में गृह का फ्रेमवर्क होमवर्क का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ होमवर्क इन अन इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, रचनात्मक, खोजपूर्ण और व्यवहारिक, क्रिएटिव एक्सप्लोरेटरी एंड प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एक्सप्लोरेटरी एंड प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, रचनात्मक, खोजपूर्ण और व्यवहारिक होता है। एक अभिनव शिक्षण पद्धति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे सहपाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलाप, को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों आवश्यक, तो वाई आर को करिकुलर एक्टिविटीज नेसेसरी, तो क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास के लिए, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, माइक्रो टीचिंग का या सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, माइक्रो टीचिंग साइकिल कितने समय का होता है, तो कितने समय का होता है, 36 मिनट का होता है, ठीक। 48 नंबर का क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ऑन व्हाट थ्योरी इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बेस्ड, तो किस पर आधारित है, सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग में शिक्षक की मुख्य चुनौती क्या है, व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर द टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग, तो इसमें क्या होता है, सुनिश्चित करना कि सभी छात्र समान रूप से भाग लें, इंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर और आजीवन सीखने वाले नागरिक तैयार करना, ठीक है। अल्टीमेट गोल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यही होता है, आत्मनिर्भर और आजीवन सीखने वाले नागरिक तैयार करना, टू प्रिपेयर सेल्फ रिलायंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिटीजन्स। तो और आगे थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं इसमें कि परिभाषा वाक्य में बच्चे अपने दोस्तों से बिना किसी डर या झिझक के प्रश्न पूछ लेते हैं और इसके एक दूसरे का जो ज्ञान होता है आदान प्रदान होता है और जिससे वह अर्थपूर्ण अधिगम होता है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एक व्यक्ति ऐसा ढांचा है जो सभी भी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूडीएल एक ऐसा ढांचा होता है जो सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए लचीले शिक्षण वातावरण को डिजाइन करने की परिभाषा देता है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखते हैं। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल इन ए फ्रेमवर्क टू डिजाइन फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो क्या होना चाहिए इसमें दिया है कि यूडीएल यह मानता है कि सीखने के तरीके अलग हो सकते हैं, इसलिए शिक्षण योजना में लचीलापन होना चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार भाग ले सके। अधिगम के लिए आकलन बनाम अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग की परिभाषा के अनुसार यह शिक्षण के साथ साथ चलता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन असेसमेंट फॉर लर्निंग गोल हैंड इन हैंड विथ टीचिंग इट रिलेट्स, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन होगा, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। परिभाषा मूल्यांकन फॉर लर्निंग का अर्थ है कि मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र को सुधारने के अवसर देना है, न कि उसे अंतिम परिणाम सुनाना। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वाला कि अभिनव शिक्षण पद्धति का उद्देश्य, ध्येय यानी गोल, सभी प्रमुख मनोवैज्ञानिकों पियाजे, वाइगोत्स्की, डीबी की परिभाषा को मिलाकर अभिनव और बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति का अंतिम ध्येय क्या है, तो कंबाइनिंग ऑल मेजर पेडागोजिकल थ्योरीज, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इनोवेटिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए छात्रों को स्वतंत्र, तार्किक और रचनात्मक और आजीवन सीखने वाला बनाना होना है। इसमें टू मेक स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट, लॉजिकल, क्रिएटिव एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा में कि आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल साक्षर बनाना नहीं बल्कि उन्हें क्या होना चाहिए, ज्ञान का समालोचनात्मक क्रिटिकल उपयोग करने की क्षमता देना भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा 50 क्वेश्चंस कर लिए और साथ में कुछ डेफिनेशन भी देखे, कुछ परिभाषाएं भी देखे, तो आप लोग को समझ में आ रही होगी। और कैसे समझ में आ रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए और कमेंट में भी अपना राय व्यक्त कीजिए। हाँ, और एक हाइप का जो ऑप्शन आता है ना, उसको भी करके रखिएगा, ठीक है।
हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो इसमें ये मेरी व्हाट्सअप 9031233399, इसमें आपको मैसेज करके नोट्स परचेज कर लेना है, काफ़ी कम रुपीज़ में, और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।